हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल कॉल सराजिन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो दोस्तों, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था इनसाइड आवर अर्थ, जहाँ देखा था कि अर्थ के अंदर में क्या क्या है, किस तरह के लेयर्स है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ चेंज किस तरह से हो रहा है, अंदर से हो रहा है या बाहर से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स। ओके, तो क्या है जो हमारा लिथोस्फीयर क्या है, इससे पहले चैप्टर में मैंने बता चुका था। तो लिथोस्फीयर जो क्या होता है, टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, टुकड़ों में बट जाता है और उस लिथोस्फीयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, उसे प्लेट्स कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर्स। ओके, ये जो प्लेट है हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट, ये क्या होता है, ये मूव करता है बहुत ही स्लोली, बहुत स्लो। क्या होता है, एक साल में मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, कुछ फ्यू मिलीमीटर से ये बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है इन द सेंस क्या करता है, ये मूव करता है अपने प्लेस से इधर से उधर ना, तो ये मूव करता है। ये देखते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेन मैग्मा। ये देखिए, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, मोल्टेन मैग्मा क्या है, इनसाइड ऑफ द अर्थ। ये देखिए, यहाँ इनसाइड ऑफ द अर्थ लिखा है। तो ये मोल्टेन मैग्मा के कारण से क्या होता है, हमारा प्लेट मूवमेंट होता है। ठीक है, चलो। द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर। ओके, एज शोन इन द एक्टिविटी। ओके, क्या होता है, ये जो मोल्टेन मैग्मा है ये किस तरह से मूव करता है, सर्कुलर मैनर पे। ओके, सर्कुलर मैनर आप उसे कैसे समझ सकते हैं, यहाँ दिया गया है, ये देखिए इधर दिया गया है। ये एक्टिविटी कीजिए आप। जो लड़कियां लोग जो अपने घर पे रसोई पे काम करता है, जो चाय बनाता है, उन्हें अच्छी तरह से पता हो गया। या अगर कोई लड़का है तो आप भी टेस्ट कर सकते हैं अपने घर पे। एक बर्तन ले लीजिए, एक बर्तन में पानी डालकर उसे चूल्हे पे बिता दीजिए। फिर कुछ समय के बाद जब उबलना शुरू हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि उसका प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा होगा। पानी जो है इस तरह से बाहर आएंगे और वापस अंदर जाएंगे, फिर इस तरह से घूमते रहे। तो इसे ही सर्कुलर मैनर कहते हैं। ठीक है, समझ गया। तो चलो आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, क्या होता है, इस तरह के जो मोल्टेन मैग्मा जो मूवमेंट कर रहा है ना सर्कुलर मैनर पे, ये क्या रिजल्ट लेता है, ये जो हमारे अर्थ की जो सरफेस है वहाँ दिखाई देता है। क्योंकि हमारे अर्थ की सरफेस पे क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है ना। तो टेक्टोनिक प्लेट को क्या करता है, ये मूव करता है, इतना पावरफुल है। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस विच कॉज देम। ओके, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड। ओके, डिवाइड करता है बेसिस के आधार पर फोर्सेस विच कॉज ऑफ देम। ओके, तो किस तरह का फोर्स लग रहा है, ये डिपेंड करता है उसका मूवमेंट पे। किसका मूवमेंट पे, प्लेट के मूवमेंट पे। द फोर्सेस which act in the interior of the earth are called as endogenic. Okay, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic force. Okay, तो देखिए दोस्तों, दो तरह का फोर्स होता है, दो तरह का चेंजेस होता है हमारे अर्थ पे। एक होता है एंडोजेनिक, एक होता है एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक में क्या फ़र्क है, एंडो यानी कि क्या मतलब है, इनसाइड। ओके, और एक्सो मतलब आउटसाइड, और जेनिक का मतलब क्या है, ओरिजिन। तो मतलब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, एंडोजेनिक एंड एक्सो। एंडोजेनिक का मतलब से आप समझ जाना चाहिए कि जो इनसाइड ऑफ द अर्थ ना, अर्थ के इनसाइड में क्या चेंज हो रहा है, उसे कहता है एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो अर्थ के सरफेस पे चेंज होता है उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। उसके कारण से हमारे अर्थ पे क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में चेंजेस देखने को मिलता है। चेंजेस मतलब किस तरह का चेंजेस देखिए, आप जैसे कहीं पे देखेंगे आप पहाड़ है, कहीं पे देखेंगे बहुत प्लेन एरिया है, कहीं पे देखेंगे आपको प्लेटूज देखने मिलेंगे। तो ये सब किस तरह से होता है,
ये अर्थ के स्पोर्स के कारण से होता है, एक्सोजेनिक पोर्स और एंडोजेनिक पोर्स के कारण। तो देखिए इस ग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। ये देखिए ये अर्थ मूवमेंट दो प्रकार से बताया गया है। ये एक है एंडोजेनिक और ये दूसरा है एक्सोजेनिक। अब एंडोजेनिक में क्या है, दो प्रकार का है। ये है एक सडन फोर्स और एक है डायस्ट्रोपिक फोर्सेस। अब सडन फोर्सेस क्या है, जो क्विकली विद इन नो टाइम सडनली हो जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या, अर्थक्वेक हो गया है, वोल्केनो हो गया है, लैंडस्लाइड। देखिए इस तरह के मूवमेंट में क्या होता है, आपको कुछ समय नहीं मिलता है, कुछ भी समय नहीं लगता है चेंज होने में, जो सडनली हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सडन फोर्सेस ना। और एक है डायस्ट्रोपिक फोर्स। डायस्ट्रोपिक फोर्स में क्या होता है, जैसे आपका जो माउंटेन बनता है, यहाँ लिखा है बिल्डिंग माउंटेन्स ना। माउंटेन क्या होता है, बहुत स्लो बढ़ता है। आप देखेंगे हमारे जो माउंट एवरेस्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा वाला पहाड़, वो भी देखिए आपका बहुत ही स्लो बढ़ता है। वो एक साल में आपका 1 मीटर 2 मीटर बढ़ते, ऐसा कभी नहीं होगा। और उसे बढ़ने के लिए बहुत ही साल लगता है, बहुत साल, ठीक है। तो वो जो स्लोली बढ़ता है, स्लो, ये डायस्ट्रोपिक का मतलब आप समझ जाइएगा स्लो, ओके, स्लो प्रोसेस। और एक यहाँ पे और भी होता है सॉइल क्रीप के यहाँ दिया नहीं है फिलहाल के लिए, तो उसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सॉइल क्रीप मिट्टी जो धीरे धीरे पहाड़ से नीचे गिरने वाला को सॉइल क्रीप कहता है, पर उसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इस चैप्टर पे नहीं है। चलो आप एक्सोजेनिक की पोर्स तरफ बढ़ते हैं। एक्सोजेनिक में फिर क्या होता है, इरोजनल एंड डिपोजिशनल होता है, ठीक है। क्या होता है, मतलब पहाड़ी से मिट्टी आता है, नदी में बह के चला जाता है, फिर वो नदी का पानी कहीं पे मिट्टी को ले जाके छोड़ देता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, डिपोजिशनल, ओके। इरोजन एंड डिपोजिशनल वो किस तरह से होता है, उसका रिसोर्स क्या है, जैसे रिवर हो गया है, हवा हो गया है, सी वेव्स हो गया है एंड ग्लेशियर हो गया। ये लोग क्या करता है, हमारे जो मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, उन्हें यहाँ से वहाँ क्या करते हैं, मूव करता है, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, ये देखिए सडन मूवमेंट, एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। ये कहा ना मैंने, स्लो मूवमेंट डायस्ट्रोपिक, याद है ना। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके। क्या करता है, जो अर्थक्वेक और जो वोल्केनोस है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, ये डैमेज करता है हमारे कहाँ पे, सरफेस ऑफ द अर्थ पे ना। यहाँ दिया गया देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट क्या है। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड रेगुलरली शेप, ये देखिए शेप प्लेट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड डेप्थ ओशन फ्लोर, ओके। यहाँ से आप समझ में पाएंगे लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है, जो लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप प्लेट्स, यानी कि जो क्या है, बहुत ही परमानेंट वाला एक परमानेंट कहता है, जो परमानेंट नहीं है, इरेगुलर शेप है, यानी कि इसका शेप इधर से उधर बदलते रहता है। और ये क्या होता है, बहुत ही बड़ी मात्रा में जो ज़मीन का जो लेयर होता है, जैसे कि कंटिनेंट हो गया ना, कंटिनेंट भी आ जाता है, और इवन उसके अंदर क्या आ जाता है, ओशन फ्लोर भी आ जाता है। तो इस तरह के कुल दुनिया में ढेर सारे प्लेट्स होंगे, आप उन्हें देख लेगा, आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए ओके, अर्थक्वेक डिस्ट्रक्शन पे है। और अब ये वोल्केनो को देखते हैं। वोल्केनो भी कुछ इसी प्रकार है। वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग, ओके, इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली, ओके। वोल्केनो क्या है, आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है मोल्टन मैग्मा। आप जो मोल्टन मैग्मा कहते हैं ना, इसे ही कहते हैं मैग्मा चैम्बर। ये कहा जाता है वेंट से होते हुए क्रेटर, ये जो निकलने वाला हो क्या कहते हैं, क्रेटर। और इसके बाद इसे क्या कहते हैं, लावा। जब ये अर्थ की क्रस्ट सरफेस पे पहुंच जाते हैं, तब इसे क्या कहते हैं, लावा। और इसे के ये पूरा जो डायग्राम, इसे क्या कहते हैं, वोल्केनो। ये देखिए, इसे मैंने थोड़ा पहले बताया था आपको, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक क्या मीनिंग है उसका। जेनिक का मतलब है ओरिजिन, एंडो का मतलब इनसाइड, एंड एंडो का मतलब आउटसाइड, ओके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं।
Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrate. Okay, तो क्या होता है जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूवमेंट होता है तब हमारा अर्थ क्या होता है, वाइब्रेट होता है. ठीक है, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ. ओके, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक. ये अर्थक्वेक का डेफिनेशन मिल चुका है आपको. क्या होता है, जो हमारा जो प्लेट जब मूव करता है तब हमारा अर्थ सरफेस भी मूव करता है, जिस कारण से क्या होता है, अर्थ मूव करता है, तो उसे क्या कहता है, अर्थक्वेक कहते हैं. ठीक है, उसे ही अर्थक्वेक कहते हैं. और देखते हैं, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस. ओके, फोकस, ये इसे इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं. ठीक है, इसे पढ़ना ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये देखिए, ये हमारा है अर्थ का जो लेयर. ओके, ये अर्थ के अंदर में है. जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस. दिस इज़ वेयर द अर्थक्वेक ओकर्स. ओके, इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक ओके एनर्जी. यही है, जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, जहाँ से ओरिजिन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोकस. और जब देखिए, जब यहाँ से अर्थक्वेक शुरू होकर जब इसका वेव्स आउटर साइड में मूवमेंट करते हैं ना, तो जहाँ सबसे पहले पहुँचता है, जिस लेयर पे सबसे पहले पहुँचता है, जिस पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं, एपी सेंटर. देख लेना इसे आप. और क्या होता है, ये इस तरह से कुछ अपना लेयर वेव्स को छोड़ता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसे ही क्या कहते हैं, अर्थक्वेक. ठीक है, और ये जो वेव्स है ये भी कुछ 3 प्रकार के होंगे. आपको देखा जाएगा तो क्या होगा, पी वेव्स है, एस वेव्स है एंड लार्ज वेव. PSL, इसे आप इस प्रकार से समझ सकते हैं. P मतलब प्राइमरी होता है, प्राइमरी यानी कि सबसे फर्स्ट. ओके, सबसे फर्स्ट वाला जो वेव्स है उसे प्राइमरी कहेंगे. और सेकेंड वेव्स को क्या कहेंगे, हम एस वेव्स कह देंगे. एस फॉर सेकेंड. ठीक है, एस फॉर सेकेंडरी वेव्स. इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं. और एल मतलब क्या है, एल से आप 2 मीनिंग निकल सकते हैं. एक तो है लास्ट और एक है लार्ज. ये जो एल वेव्स है ये बहुत ही धमाकेदार होता है, ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है. यही सबसे ख़तरनाक होता है. जो हमें जो फील होता है ना खतरनाक से अर्थक्वेक, जो बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाता है, सड़कें वगैरह टूट जाता है, और जो पहाड़ से लैंडस्लाइड हो जाता है अर्थक्वेक के कारण से, ये इसी वेव्स के कारण से होता है, लार्ज वेव्स के कारण. ठीक है, इसे शॉर्ट पे हम आप एल वेव्स कहेंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. Okay, देखिए, अर्थक्वेक एक ऐसा फिनोमिनन है जिसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कब होगा, किस तरह से होगा, कितना लार्ज में होगा. बट इतना आइडिया हो सकता है कि क्या कहाँ पे होगा. ठीक है, ये किस तरह से आइडिया लगाता है, जैसे हमने पढ़ा, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, फोकस. और ज़्यादा फोकस हमेशा कहाँ से शुरू होता है, पोल्थ से शुरू होता है. पोल्थ के बारे में आप बाद में पता चलेंगे, PAULT, पोल्थ. पोल्थ क्या है, देखिए, अब इधर से एक प्लेट मूवमेंट कर रहा है, इधर से एक प्लेट मूवमेंट कर रहा है, तो ये दोनों के जो बीच में जो एरिया है ना, इसे ही क्या कहते हैं, पोल्थ कहते हैं. जो गैप पड़ा हुआ है ये दोनों के बीच में, तो यहाँ से क्या होता है, फोकस बनता है. फोकस बनकर क्या शुरू होता है, अर्थक्वेक. ठीक है, तो क्या कहते हैं, अर्थक्वेक को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये कब होगा और कितनी मात्रा में होगा, बट कहाँ होगा इसका आइडिया हमें है. ठीक है, तो उस कारण से क्या कर सकते हैं, हम हमारे नुकसान को थोड़ा कम कर सकता है. जहाँ पे अर्थक्वेक होने की आशंका ज़्यादा है वहाँ से हम लोगों को दूर रख सकते हैं, चीज़ों को दूर रख सकते हैं. जिस तरह से बिल्डिंग वगैरह बनता है, ब्रिजेस वगैरह बनता है, उन्हें हम वहाँ ना बनाकर कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं. ठीक है, और देखिए, सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रेडिक्शन मेथड्स adopted locally by people include studying animal behavior. ओके, क्या होता है, कुछ जो अर्थक्वेक होता है उसे प्रेडिक्ट करता है हमारा जो लोकल एनिमल वगैरह होता है. आपने सुना होगा कहीं पे कुत्तों को पहले से पता चल जाता है कि कहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, और
मछली वगैरह, ये देखिए फिश इन द पोन्स गेट एजिटेटेड स्नैक्स कम्स टू सरफेस। ये देखिए कुछ कुछ जानवर है जिसकी हरकतों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कुत्तों से अर्थक्वेक ना, और यहाँ दिए गए मछली, और ये स्नेक क्या हो जाता है, अपने बाहर आ जाता है, गुफा होता है ना, वो जो अपने गुफा में चिपकर बैठता है वो आ जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग वगैरह टूट जाता है कुछ। ये केस स्टडी है, इसे आप खुद पढ़ लेना, ये केस स्टडी को पढ़ लेना, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। ओके, ठीक है। तो अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है, कितना स्मॉल है, इन्हें हम कैसे पता लगा सकते हैं? उसे जो मेजरमेंट करने के लिए मशीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। ओके, सिस्मोग्राफ मशीन से हम क्या कर सकते हैं? उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जो कितना मात्रा में भरा है वो स्केल को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। मशीन को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और जो मात्रा को नापने मेजरमेंट स्केल को क्या कहते हैं? रिक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली ए लिटिल। ओके, जो रिक्टर स्केल के हिसाब से 2.0 जो मेजरमेंट आता है या उससे कम वाला, वो उसे क्या कहते हैं? हम कोई छोटा मोटा अर्थक्वेक कह लेंगे, यानी कि उससे कोई डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। एन अर्थक्वेक और पाइप कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। ओके, लेकिन जो 5 है ना, 5 की मात्रा वाला स्केल, उससे हमें थोड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है, डैमेज करता है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। ओके, तो क्या होता है? 6 से लेकर जो ऊपर वाला है उसे हम बड़ा अर्थक्वेक मान सकते हैं, और इवन 7 तो हमारे बहुत ही मेजर अर्थक्वेक में गिना जाता है, 7.0। ठीक है, देखिए अर्थक्वेक प्रिवेंशन, ये देख लेते हैं इसे हम। अर्थक्वेक है, क्या होता है अर्थक्वेक प्रिवेंशन? वेयर टू टेक शेल्टर। ओके, एन अर्थक्वेक। ये देखिए हमने कहा था इससे पहले कि अर्थक्वेक कब आएगा, कहाँ आएगा, कितना मात्रा में आएगा, उसमें हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सिर्फ इतना ही कि कहाँ आ सकता है, ठीक है। वो भी कोई गारंटी नहीं है, जस्ट ऐसे प्रेडिक्शन करता है। तब हम क्या प्रिवेंशन कर सकता है? हमारा जो घर वगैरह मैंने कहा था शिफ्ट कर सकता है। सेफ स्पॉट कहाँ का होगा जब अर्थक्वेक आएगा? तो किचन अंदर में ना, किचन काउंटर में होंगे टेबल और डेस्क, इन सब के अंदर में आपको चुप जाना है, इनसाइड कॉर्नर और वॉल, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जब अर्थक्वेक आएगा आप किचन काउंटर पे चले जाइए, टेबल के नीचे पे चले जाइए, और डेस्क पे चले, डेस्क के नीचे। किससे बचने के दूर किससे जाना है? हमारे वॉल से जाना है, ठीक है। वॉल वगैरह से हमेशा दूर बचना है। स्टे अवे फ्रॉम व्हाट? फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, पिक्चर। तो हमें इन लोगों से दूर बचना है, चिमनीस वगैरह से दूर बचना है, फायर आग वगैरह से दूर बचना है, जहाँ आईना लगा है वहाँ से दूर बचना है। बी प्रिपेयर व्हाट? स्प्रेड अवेयरनेस amongst your friends, okay, and family members and face any disaster confidently. Okay, क्या करते हैं? अपने आसपास के लोगों को, अपने फैमिली को, अपने जो भाई बहन है मेंबर को क्या करना है? आप अवेयर करना है कि किस तरह से बचना चाहिए। अरे ये देखिए यहाँ पे है सिस्मोग्राफ, इस तरह से मेजरमेंट किया जाता है अर्थक्वेक को, ठीक है। ये देखिए, अब हम बढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म जैसे जो हमारे टोपोग्राफी होता है अर्थ का, यानी कि जो पहाड़ होता है, प्लेट्यूज होता है, प्लेन्स बनता है, ये किस तरह से बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? लैंडफॉर्म्स कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वोर्न अवे बाय 2 प्रोसेस, ओके, वेदरिंग एंड इरोजन। तो क्या करता है, हमारा जो अर्थ सरफेस का रूप किस तरह धारण करता है? 2 प्रकार से, एक है वेदरिंग, एक है इरोजन। अब वेदरिंग एंड इरोजन क्या है इसे हम देखते हैं। वेदरिंग इज़ द
ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, वेदरिंग क्या है, जो हमारा जो सन के गर्म के कारण से ना, सन हीट के रेडिएशन के गर्म के कारण से क्या हो जाए, हमारा जो पत्थर वगैरह जो टूट जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। एंड इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड्स, आइस एक्सेट्रा। और इरोजन कैसे कहते हैं, जो हमारा जो अर्थ सरफेस का जो मिट्टी वगैरह को मूवमेंट करता है, पत्थर वगैरह को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, जैसे वो क्या से करता है, पानी से करता है, हवा से करता है और बर्फ़ से करता है। इसमें मतलब क्या हो रहा है इरोजन में, आप देखेंगे तो हमारा जो भी आइटम जो है नेचुरल सब्सटेंस ना, जिस तरह का पानी है, मिट्टी है, पत्थर है, वो जो क्या हो रहा है, प्लेस टू प्लेस मूव कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। देखिए, द इरोडेड मटेरियल इज कैरीड अवे टू और ट्रांसफर्ड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा। ये देखिए यहाँ दिया गया है, मैंने जैसे कहा। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और क्या हो जाता है, ये कहीं ना कहीं जाके डिपोजिट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस। ये देखिए, इसी तरह से जो पानी, पहाड़, मिट्टी जो क्या होता है इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है और कहीं ना कहीं पे जाके रुक जाता है, डिपोजिटेड होता है। उसी के कारण से क्या होता है, हमारे अर्थ का जो सरफेस होता है वो अपना रूप धारण करता है। वो जगह किस तरह का होगा, ऊंचा होगा या प्लेन होगा या प्लेटू होगा, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो देखते हैं वर्क ऑफ रिवर। वर्क ऑफ रिवर क्या है, द रनिंग वाटर in the river erodes the landscape. Okay, when the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down steep valley side, it forms a waterfall. Okay, ये देखिए, पानी क्या करता है, जब मूवमेंट होता है ना, जो प्लेन एरिया, या प्लेन नहीं कहेंगे, स्टीप को आप इस तरह से समझते हैं, जैसे आपका लेयर है ज़मीन का, स्टीप आप इसे कहेंगे। ये ना ही डायरेक्ट वर्टिकली है, ना ही हॉरिजॉन्टली, ये इस तरह का रूप धारण करता है। इसे क्या कहते हैं, स्टीप कहते हैं ना। तो जो पानी इस तरह से चलता है और बहुत स्पीड से जाता है, वो क्या करता है, आगे चल के वाटरफॉल का रूप धारण करता है। समझ गया? इसे देख लेते हैं दोनों को। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। ओके, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल्स। सॉरी एंजल फॉल्स ना। तो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है दुनिया का, एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुएला, वहाँ पे क्या है, एंजल फॉल है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पोल्स है, वाटरफॉल है। एंड द अदर वाटरफॉल आर नाइग्रा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए। हो गया, नाइग्रा वाटरफॉल भी है, ये तो बहुत ही फेमस वाटरफॉल है नाइग्रा। ये कहाँ पे है, कनाडा एंड यूएसए की बाउंड्री पे, इन नॉर्थ अमेरिका। ओके, एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड। तो ये देखिए, बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, दुनिया के कुछ फेमस जो वाटरफॉल्स है उसे दिया गया है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा वाला हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एंजल फॉल्स। इसे आप याद रखना। नाइग्रा फॉल्स कहाँ पे है, बिटवीन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इन्हें आप याद रखना। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ये इसे आप 1 मार्क के लिए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो भी एमसीक्यू तरह से। तो देख लेना, इसे याद रखना। देखते हैं आप और कॉपी। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders. Okay,
ये देखिए जो इस तरह के जो टर्न्स है इसे क्या कहते हैं, मिंडर्स ना. ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशनल अलोंग द साइड्स ऑफ द मिंडर, द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. ओके, क्या होता है ये देखिए, इस तरह से जो डिपोजिशन होते जाते हैं इस तरह से क्या होता है, ये जो सामने आ जाते हैं, छोटा होते जाता है जो लूप्स है ना, ये जो तेरा होते सीधा होते जाता है. एंड व्हाट लूप कम क्लोजर, ये देखिए लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक, ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक. ओके, क्या होता है जो इस तरह से क्लोज आते जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक समय ये नदी कुछ इस तरह से सीधा से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये जो एरिया है जो ग्रीन हरा भरा है इसे क्या करते हैं, कट कर देते हैं और इसी को क्या कहते हैं, हम ऑक्सबो कहते हैं. ऑक्सबो लेक बन जाएगी यहाँ पे एक प्रकार का, ठीक है, तो उसे हम ऑक्सबो लेक कहेंगे. देखिए एट टाइम द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स. ओके, कुछ समय के बाद में रिवर फ्लोज जो क्या होता है अपने बैंक से पार हो जाए. दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज. ओके, इसी से क्या होता है, फ्लडिंग होता है. एज इट टुक फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called leaves. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases. Okay. तो क्या होता है, ये जो पानी जो है भर के अपना बैंक को पार कर देता है. ये बैंक यानी कि क्या है, इसे जो कहते हैं ये जो बैंक, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है. ठीक है, फ्लड आ जाता है. और जो इस तरह के जो होता है इस तरह का प्रोसेस, तो इसे क्या कहते हैं, लीव्स कहेंगे. और इस तरह से पानी क्या जाता है, धीरे धीरे स्लो हो के सी में बह जाता है. अब आगे देखेंगे. रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, ओके, called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. Okay. अब यहाँ पे जो माउथ दिया गया है, आप इस माउथ को ये मत समझना कि इसका रिसोर्स है, इसे माउथ मत समझना. माउथ इसे कहते हैं जहाँ पे ये क्या होता है, फिनिश हो रहा है. ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूटरीज किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज इसे ही कहते हैं जहाँ पे नदी दो अलग अलग नदी में बांट जाता है. ये क्या होता है, नदियाँ क्या होता है, शुरू होते समय बहुत छोटा होता है, मगर धीरे धीरे ट्रिब्यूटरीज मिल के क्या हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा रिवर बन जाता है. ओके. और वो जो बहुत बड़ा रिवर है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करना शुरू हो जाता है. और उस डिवाइड करने वाला को ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं. ठीक है. इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं. और इस एरिया को क्या कहते हैं, इसे डेल्टा कहते हैं. ठीक है. वर्क्स ऑफ सी वेव्स. आप ये वर्क्स ऑफ सी वेव्स क्या होता है, देखिए. The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Okay, sea waves continuously strike at the rocks. Okay, cracks develop over time. They become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea waves. Okay, sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Okay. Further erosion breaks the roof and also walls are left. Okay. These wall-like features are called stakes. The steep rocky coast rising along almost vertically above sea water is called sea cliffs. Okay. The sea waves deposit sediments along the shores forming beaches. Okay.
चलो मैं आपको इस पिक्चर के द्वारा बता देता हूँ क्या होता है। जो बड़ी बड़ी चट्टानें होते हैं ना सी पे, यानी कि समुंदर पे, वो क्या करता है, इस तरह के चट्टानों को, जो सी का वेव्स होता है यानी कि पानी का जो लहर होता है, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हीट करते रहते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, यह कैविटी बन जाता है। कैविटी यानी कि जो होल होता है ना, ये बन जाता है। और ये वेव्स और आते जाते हैं इस कैविटी को बड़ा करते रहते हैं। तो आखिर में क्या हो जाता है, ये जो रूप है ना, सिर्फ ये बच जाता है, ठीक है। और इस रूप को क्या कहते हैं, आर्क्स। और जो हमारा ये जो कैविटी बना है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सी कैप्स। और जो इस तरह के जो पत्थर बचा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेक, यहाँ लिखा भी हुआ है देखिए, स्टेक कहते हैं। और यहाँ सी कैप भी दिया हुआ है। और जो ये पत्थर है, इसे हम क्या कहेंगे, सी क्लिप। ओके, तो ये इधर जो इतना लंबा चौड़ा सा लिखा हुआ था, इसका बस इतना ही मतलब है। और देखते हैं वर्क ऑफ आइस। अब आइस के बारे में देखते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर ना। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि यहाँ ये जो बर्फ़ है, ये पिघल के क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। और पानी बनते हुए ये नदी बन के बह जाता है, उसे क्या कहते हैं, रिवर ऑफ आइस, ग्लेशियर बनता है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय bulldozing soil and stones to expose the soil rock below. Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. This deposits from glacier. क्या होता है, ये जो ग्लेशियर होता है, ये ऊपर से तो ये ऊपर का सतह जो क्या होता है, सख्त होता है, मगर ये अंदर से क्या होता है, खाली होता है। यानी कि वहाँ क्या होता है, पानी बह रहा होता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा ग्लेशियर कैसे होता है। तो क्या होता है, ग्लेशियर भी हमारे लैंडस्केप पे बहुत ही मैटर करता है बनाने में। ये क्या होता है, ये अपने पानी के साथ में, ये जब बर्फ़ पिघल जाता है तो क्या होता है, बर्फ़ पिघलने के बाद पानी बनता है। और पानी क्या होता है, नदी बन जाता है। तो नदी के साथ क्या ले जाता है, अपना मिट्टी ले जाता है, पत्थर ले जाता है। और इस तरह होते होते ये ग्लेशियर जो क्या होता है, एक समय पर पूरा पिघल जाने के बाद में ये क्या होता है, यहाँ पे लेक बन जाता है, माउंटेन लेक। ओके, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उस लेक हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर मोरेन कहेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं वर्क ऑफ विंड। और इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये वर्क ऑफ विंड, ये लास्ट है। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ लैंड सैंड ड्यून्स। ओके, सैंड ड्यून किसे कहते हैं मैं बताऊंगा अभी। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम, commonly called mushroom rock. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Okay, therefore such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transport. Okay, ये इसे ध्यान रखना, sand from one place to another. When it stops blowing, in the sand falls and get deposited in low hill like structure. These are called sand dune. Okay. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loose. Large deposits are loose. Okay. क्या है, ये जो इस तरह का जो पहाड़ दिख रहा है ना आपको, इसे क्या कहते हैं, सैंड ड्यून कहता है। अब ये सैंड ड्यून किस तरह से बनता है, ये हवा के माध्यम से बनता है। क्या होता है, जो पत्ता बालू होता है ना, बालू कहते हैं हम, ग्रेन, ये क्या होता है, बहुत ही पतली छोटी होता है। इसे क्या कहते हैं, हवा इतना आराम से उड़ा के ले जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। और हवा के माध्यम से ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इधर से उधर। और आखिर में जाकर क्या हो जाता है, एक पहाड़ पे आके, एक जगह पे आके ये कहीं पे रुक जाएंगे,
यानी कि हवा का मात्रा कम हो जाएगा और वहाँ क्या बन जाता है, इस तरह के डिजर्ट के जो बालू सैंड के जो क्या जाता है पहाड़ बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स। ओके, और कुछ बालू तो इतने हल्के होते हैं कि उसे तो बहुत ही दूर ले जा सकता है हवा, जो उसे क्या कहते हैं, हम लूज कहते हैं। ओके, और ये जो कुछ इस तरह के आपको कई डिजर्ट में आपको पहाड़ पत्थर तरह के मिलेंगे जो डिजर्ट से बनता है, उसे क्या कहते हैं, हम मशरूम रॉक्स कहते हैं, वो भी हवा के कारण से बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ होता है ये चैप्टर भी फिनिश। ये एक्सरसाइज आप देख लेना। ठीक है, तो ये हो चुका है फिनिश हमारा चैप्टर, और इसी के साथ ये देखिए अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये सब मैंने पढ़ाया है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, बने रहना इस चैनल पर।